अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रोटॉन्स या एनोड रेस को कैसे डिस्कवर किया गया। क्या एनोड रेस एनोड से ही प्रोड्यूस होती है? इन रेस को कैनाल रेस का नाम क्यों दिया जाता है? इन रेस की डिस्कवरी के पीछे आखिर क्या कॉन्सेप्ट था और इन रेस की डिस्कवरी के पीछे गोल्डस्टेन का क्या किरदार था? इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर टाइमलाइन भी मौजूद है, तो आप अपनी मर्जी से वीडियो का जो हिस्सा देखना चाहें वो देख सकते हैं। अगर आप हमारा चैनल पहली मर्तबा देख रहे हैं तो मेरा नाम है मोहम्मद अवैस, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स यानी कि प्रोटॉन्स को डिस्कवर किसने किया। सबसे पहले हम देखेंगे डिस्कवरी। फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय ई गोल्डस्टेन इन 1886। ई गोल्डस्टेन ने सबसे पहले इन पार्टिकल्स को, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को या प्रोटॉन्स को डिस्कवर किया, ऑब्जर्व किया 1886 के अंदर। अब इनकी डिस्कवरी के पीछे आकर क्या कंसेप्ट था? इसकी डिस्कवरी का कॉन्सेप्ट देखा जाए या इसकी बेसिस देखी जाए तो एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हम जानते हैं या उस वक्त साइंसदान भी जानते थे कि एटम जो हैं उसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स मौजूद हैं, तो उनके अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स भी मौजूद होंगे। और आज हम ये जानते हैं कि एक एटम के अंदर जितने नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उतने ही एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो उस वक्त भी साइंटिस्ट ने यही सोचा और इसी वजह से वो प्रोटॉन्स यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स की दरियाफ्त में लगे रहे। अब हम देखते हैं कि आखिर ई गोल्डस्टेन ने ऐसा क्या किया कि उसने प्रोटॉन्स को डिस्कवर कर लिया जबकि बाकी साइंटिस्ट उसे डिस्कवर नहीं कर सके। तो इसने क्या किया? इसने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है, डिस्चार्ज ट्यूब को डिस्चार्ज ट्यूब क्यों कहते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब में बहुत ही लो प्रेशर क्यों रखा जाता है, तो हमारा लास्ट लेक्चर जरूर देखिएगा, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। तो गोल्डस्टेन ने आपके सामने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। उसने क्या किया? इस डिस्चार्ज ट्यूब में दो इलेक्ट्रोड यूज किए। इलेक्ट्रोड्स हम आसान लफ्जों में कह सकते हैं मेटल की पत्रियां। एक ये वाली पतरी, एक ये वाली पतरी, एक ये वाला इलेक्ट्रोड, एक ये वाला इलेक्ट्रोड। उसने क्या किया? इन इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। एक इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, उसको एनोड का नाम दे दिया और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा है। दूसरे इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, नेगेटिव एंड से जोड़ दिया और इसको कैथोड का नाम दे दिया। अब साथ में ही इसने एक वैक्यूम पंप यूज किया जो कि ऑलमोस्ट हर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लगा होता है ताकि हम एयर या एक्स्ट्रा गैस को यहां से रिमूव कर सकें। कुछ इसी किस्म की डिस्चार्ज ट्यूब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में भी मौजूद थी। तो गोल्डस्टेन ने ऐसा नया क्या किया? इसने जो कैथोड यूज किया वो परफोरेटेड कैथोड यूज किया। परफोरेटेड सुराखदार, जिसके अंदर चैनल्स बने होते हैं, रास्ते बने होते हैं। मुझे लगता है मैंने जो है वो चैनल इसके अंदर कुछ ज्यादा ही बना दिए हैं, वैसे बुक के अंदर इतने नहीं बने हुए थे। तो ये इसके अंदर जो है परफोरेटेड कैथोड, चैनल्स वाला जो है वो कैथोड इसने यूज किया। अब इसने
क्या ऑब्जर्व किया? जब इसने इस डिस्चार्ज ट्यूब को, इन इलेक्ट्रोड्स को हाई वोल्टेज करंट दिया, वो भी लो प्रेशर के ऊपर, तो इसने क्या ऑब्जर्व किया? इसने ऑब्जर्व किया कि कुछ रेज जो हैं वो कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल कर रही हैं, और ये जो एनोड है इसकी पिछली सरफेस के ऊपर ग्लो प्रोड्यूस कर रही हैं। साथ ही साथ कुछ रेस और भी हैं जो इन चैनल से, इन रास्तों से गुजर कर कैथोड की पिछली सरफेस के ऊपर ग्लो प्रोड्यूस कर रही हैं। ये रेस एनोड से कैथोड की तरफ मूव कर रही थी। इसी वजह से इन रेस को गोल्डस्टेन ने नाम दिया एनोड रेस का। अब हम देखते हैं वाई आर दीज रेस कॉल्ड कैनाल रेस, कि आखिर हम इन रेस को कैनाल रेस ही क्यों कहते हैं। असल में ये जो आपको छोटे छोटे सुराख नजर आ रहे हैं इनको हम कहते हैं कैनाल्स, इनको हम चैनल्स भी कह सकते हैं। असल में कैनाल्स या चैनल्स का मतलब होता है रास्ते। तो ये छोटे छोटे रास्ते बने हुए हैं। कैनाल का मतलब ऐसे नहर भी होता है, उसमें से चीजें फ्लो करती हैं। तो ये सुराख या जो रास्ते हैं जिन्हें हम चैनल्स या कैनाल्स कहते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स या प्रोटॉन्स इनमें से गुजर गए और दीवार के साथ जाके ग्लो प्रोड्यूस किया, तो चैनल्स में से या कैनाल्स में से गुजरने की वजह से इन रेज को हम कैनाल रेज या चैनल रेज भी कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, दैट हाउ कैनाल रेज आर प्रोड्यूस्ड। आखिर कैनाल रेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं? क्या ये एनोड से प्रोड्यूस होती हैं? हरगिज नहीं। असल में होता क्या है, आपको पता है कि ये जो कैथोड रेज हैं वो कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ ट्रेवल करती हैं। अब हम ये भी जानते हैं कि ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसके अंदर एक गैस फिल की होती है। अब होता क्या है कि जब ये जो कैथोड रेज हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं अपने रास्ते में आने वाले गैस के मॉलिक्यूल से टकराते हैं, तो ये इनसे ऐसे टकराए, और आपको पता है कि एक जो गैस का मॉलिक्यूल है उसके सेंटर में न्यूक्लियस, या कोई भी मॉलिक्यूल है या कोई भी एटम है उसके आपको पता है कि सेंटर में यहां पे न्यूक्लियस और साइडों पे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो जब ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स गैस से टकराते हैं तो ये क्या करते हैं, क्योंकि इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तो ये भाई साहब अपने साथ इलेक्ट्रॉन्स को भी निकाल के ले जाते हैं। तो होता क्या है, इसके नतीजे में इनकी आयोनाइजेशन हो जाती है। आयोनाइजेशन कैसे होती है कि जब ये कैथोड रेस या ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रॉन को अपने साथ निकाल के ले जाएंगे तो पीछे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी, कमी, जिसकी वजह से इन गैस के पार्टिकल्स के ऊपर जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स यहां पे प्रोड्यूस हो गए। अब कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज था तो इन्होंने यहां से इस तरफ ट्रेवल करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से एनोड रेस या कैनाल रेस या प्रोटॉन्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। एनोड से ये रेज या ये पार्टिकल्स नहीं निकलते। नेक्स्ट जो पॉइंट है, दैट प्रॉपर्टीज ऑफ दीज रेस seemed to vary depending on gas used। अब हमें पता है, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया कि जो कैथोड रेज हैं उनकी प्रॉपर्टीज ना ही गैस पे डिपेंड करती हैं
और ना ही कैथोड के मटेरियल पर। मतलब हम जो मर्जी गैस यूज कर रहे थे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, जिस मर्जी मटेरियल का कैथोड यूज कर रहे थे, एक ही टाइप की रेज जो है वो प्रोड्यूस हो रही थी। लेकिन इन दिस केस प्रोटॉन्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। प्रॉपर्टीज ऑफ दीज रेज सीम टू वेरी। इन रेज की जो प्रॉपर्टीज हैं वो वेरी होती हैं। वेरी होती हैं मतलब चेंज होती हैं। कैसे? डिपेंडिंग ऑन द गैस यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। ये डिपेंड करती हैं कि कौन सी गैस हमने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर यूज की है। अगर हम गैस चेंज करेंगे तो इन रेज की प्रॉपर्टीज में भी तब्दीली आएगी। इस पॉइंट को जरा तफसील से समझते हैं। लेट्स सपोज ये मेरे पास हाइड्रोजन गैस है और ये हमारे पास कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये जब इस गैस के मॉलिक्यूल से टकराएंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन के आयंस बनेंगे। अब आपको पता है कि ये जो हाइड्रोजन है इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन होगा, 1 प्रोटॉन। अब अगर मैं हीलियम की गैस ले लूं, हीलियम, इसको कैथोड रेज के साथ अगर इसका टकराव हो तो क्या होगा? आपके पास He2 पॉजिटिव बनेगा। हीलियम जो है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 के 2 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर शेल में से निकल जाएंगे। बट इसके पास कितने प्रोटॉन मौजूद हैं? 2 प्रोटॉन्स। इसके पास कितने प्रोटॉन हैं? 1 प्रोटॉन। इसकी प्रॉपर्टीज और होंगी और इसकी प्रॉपर्टीज और होंगी। ये वजनी है हीलियम। ये जो प्रोटॉन है या ये जो हाइड्रोजन गैस है ये हल्की है, ये कम वजनी है, ये ज्यादा वजनी है। तो इस वजह से अगर हम ऑक्सीजन गैस यूज करेंगे तो आपको पता है कि ऑक्सीजन गैस के अंदर और भी ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे, नाइट्रोजन गैस के अंदर और ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो रेज हैं इनकी प्रॉपर्टीज वेरी करती हैं डिपेंडिंग ऑन द गैस यूज। गैस चेंज करेंगे तो जो आपके पास पॉजिटिव आयंस बनेंगे उनका मैस चेंज होगा, उनके अंदर प्रोटॉन्स की तादाद चेंज होगी, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद चेंज होगी, उनके अंदर न्यूट्रॉन्स की तादाद चेंज होगी और इस वजह से उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? चेंज। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट ही डिस्कवर्ड वाज गैस आयंस एंड दैट आल्सो इंक्लूडेड हाइड्रोजन आयंस और प्रोटॉन्स। तो गोल्डस्टेन ने जो चीज डिस्कवर की एक्चुअली में वो गैस के आयंस थे। मैंने आपको जैसा पहले ही बताया कि यहाँ पे गैस के पार्टिकल्स मौजूद थे, कैथोड रेज उनके साथ टकराई और उनको आयंस में चेंज कर दिया। आयंस ऐसी चीजें होती हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। एंड दैट आल्सो इंक्लूडेड हाइड्रोजन आयंस। और इसमें हाइड्रोजन के भी कुछ आयंस मौजूद थे। हाइड्रोजन आपको पता है कि लाइटेस्ट एलिमेंट है, इससे हल्का कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है। अच्छा, यहां पे हाइड्रोजन आयंस, इनको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया प्रोटॉन्स। तो भाई हाइड्रोजन आयंस को या हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई को अब प्रोटॉन क्यों कहते हैं? जरा देखिए, ये मैं यहां पे बना लेता हूं। ये लेट्स सपोज हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है और ये एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है आपके पास हाइड्रोजन का। अगर आप इसमें से ये वाला इलेक्ट्रॉन भी रिमूव कर दें तो क्या होगा? इसके पास अकेला एक प्रोटॉन ही रह जाएगा। न्यूट्रॉन इसके पास होता कोई नहीं पहले से ही। इसी वजह से हम इसे प्रोटॉन भी कह देते हैं या इसे हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई भी कह देते हैं।
क्योंकि न्यूट्रॉन इसके पास होता नहीं और इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया, तो पीछे क्या रह गया आपके पास, अकेला प्रोटॉन। तो इसी वजह से जब भी आप हाइड्रोजन आयन जो है इसको और प्रोटॉन को, तो इन दोनों का जिक्र जब भी साथ साथ आएगा, इसका मतलब यह है कि ये दोनों एक ही चीज है। हाइड्रोजन आयन कह दें या प्रोटॉन कह दें, एक ही बात है। अब लास्ट क्वेश्चन ये है, कैन वी गिव क्रेडिट टू गोल्डस्टेन फॉर द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन? क्या हम गोल्डस्टेन को प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए क्रेडिट दे सकते हैं? तो इसका फैसला तो आप खुद ही करेंगे, लेकिन मैं आपको दोनों सिचुएशन बता देता हूं। असल में गोल्डस्टेन ने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को तो डिस्कवर किया, बट he did not knew the importance of these particles. वो उस वक्त इन पार्टिकल्स की अहमियत को नहीं जानता था, उसे तो पता ही नहीं था कि मैंने क्या चीज डिस्कवर कर ली है। बट इन 1917 से लेकर 1919 तक रदरफोर्ड ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। उसने क्या प्रिडिक्ट किया? ही थॉट दैट अ हाइड्रोजन न्यूक्लियस और अ प्रोटॉन मस्ट बी द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल द न्यूक्लियाई। कि आपके पास जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है या प्रोटॉन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन का न्यूक्लियस कह दें या प्रोटॉन कह दें, एक ही बात है, वो सारे न्यूक्लियाई का बिल्डिंग ब्लॉक होना चाहिए। अब जैसे हीलियम है, उसके अंदर 2 हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई मौजूद हैं, यानी कि 2 प्रोटॉन मौजूद हैं। इसी तरह ऑक्सीजन, उसके अंदर 8 हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई या 8 प्रोटॉन जो है वो मौजूद होंगे। तो इसने कहा दैट अ प्रोटॉन मस्ट बी द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल न्यूक्लियाई एंड आल्सो possibly a new fundamental particle as well। और ये एक नया फंडामेंटल पार्टिकल भी हो सकता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमारे पास गोल्डस्टेन है उसे इसकी अहमियत का अंदाजा नहीं है क्या, दैट व्हाट ही हैड डिस्कवर्ड, कि उसने क्या डिस्कवर किया है। बट जो हमारे पास रदरफोर्ड है, उसने 1917 के अंदर बहुत सारे तजर्बात किए और उसने फिर 1919 तक तजर्बात करता रहा और फिर उसने प्रिडिक्ट किया दैट प्रोटॉन और हाइड्रोजन न्यूक्लियाई इज एक्चुअली द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। फॉर टुडे, thank you very much।